नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, दरअसल लगातार इन दिनों सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी में सियासी घटनाक्रमों का दौर जारी है। पहले राज्य बीजेपी कार्य समिति में बैठक में क्या कुछ हुआ, हमने आपके सामने सारी बातें रखी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात बैठक की। इन बैठकों का असर साफ दिखा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक्स अकाउंट से उस ट्वीट को हटा दिया गया जिसमें लिखा गया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। बात इतनी ही नहीं रही, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक एक्स पर नया ट्वीट जारी किया, बयान जारी किया। बीजेपी की देश प्रदेश में दोनों जगह सरकार है, दोनों जगहों पर मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है, यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 में 2017 का इतिहास दोहराएगी, ये केशव प्रसाद मौर्य का नया एक्स है। ये बयान बता रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला, उस मुद्दे को समाप्त करने के लिए ही केशव प्रसाद मौर्य का ये एक्स सामने आया। दोस्तों, दरअसल बीजेपी में मचे आपसी रार को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार में ये कमज़ोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने अपना ध्वस्तीकरण का फैसला टाला है। ये सिर्फ टाला है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस स्थगित नहीं, निरस्त होना चाहिए। बीजेपी के लोगों ने कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, ये अखिलेश यादव का कहना है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। एक महिला न्याय मांगने गई और आत्मदाह कर लिया। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है। यह सरकार मजबूत होती तो इनका घर भी उजाड़ देती। दरअसल बीजेपी के मंच पर जारी घमासान का इंडिया ब्लॉक रिक्त हुए विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए फायदा लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। दोस्तों, इन सबके बीच इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 सीटों के उपचुनाव की कमान एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी के पास ही रहने वाला है। मुख्यमंत्री ने आज इसको लेकर बैठक भी की है। 30 मंत्रियों की भारी भरकम टीम गठित कर उन्हें क्षेत्र में रहने का निर्देश भी दे दिया है। लेकिन इस टीम में बुलडोजर पर बयान देने वाले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को शामिल नहीं किया गया है और न ही दोनों डिप्टी सीएम को शामिल किया गया है। ओपी राजभर का भी नामो निशान नहीं है। चलिए, इस सियासी घमासान पर आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ। लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ वार पलवार से संबंधित सियासी बयान, फिर चलेंगे चर्चा पर। बाढ़ है और ये सभी की चर्चा होती है। सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 के 10 जितना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने अपने समस्या से लेकर संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को भी
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। तो जिस तरह से सूबे का सियासी माहौल चरम पर है, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात कर ली जाए। अभी मैं देख रहा था कि हरदोई के एक विधायक हैं श्याम प्रकाश, ये अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हैं कि मोदी जी ईमानदार है किंतु अडानी अंबानी देश को लूट रहे हैं। योगी जी ईमानदार हैं लेकिन अधिकारी प्रदेश को लूट रहे हैं। ये बीजेपी के ही विधायक हैं श्याम प्रकाश, हरदोई से ये फेसबुक अकाउंट पर ये पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। इसके पहले तमाम ऐसे लोग थे जिनका हम चर्चा कर दें, चाहे वो मोती सिंह की बात हो, रमेश मिश्रा की बात हो या एमएलसी की बात की ली जाए, सब ने सवाल खड़े किए। उसके बाद से ही सियासी भूचाल का दौर शुरू हुआ। बैठकों का दौर लगातार जारी है। केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार को लेकर के जो बयान दिया, उसके बाद किस तरह से वो दिल्ली बुलाए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, जो अक्सर संगठन के कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की वकालत करते रहे हैं, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। तो ये कहा जा सकता है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर जारी है और जो सियासी भूचाल है, इसका फ़ायदा विपक्षी दल ना लेने पाए, इसको लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कवायद चल रही है। चलिए इस पर हम चर्चा में बढ़ेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे करा दें। शशिकांत तिवारी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सत्तारूढ़ दल का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं राज शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और आरएलडी के प्रवक्ता सम्राट चौहान क्षमा चाहेंगे, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी सम्राट बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, चर्चा की शुरुआत हम पहले राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार से ही करते हैं। विनय जी, जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, इस पर आपका पहले विश्लेषण जानना चाहेंगे, क्योंकि विपक्षी दल ये कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो हल्का फुल्का सुगबुगाहट आ रहा है, कार्यकर्ताओं का विरोध आ रहा है, तमाम तरह के कयासों का दौर शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह चुके थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाएंगे। उसके बाद से अलग अलग विश्लेषणों का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये मामला छाया हुआ है। आपका क्या आकलन है? संजय जी, निश्चित तौर पे लोकसभा के जो नतीजे आए हैं, बीजेपी उसे पचा नहीं पा रही है। जाहिर तौर पे जो उसका जो अनुमान था, उस अनुमान के अकॉर्डिंग तो नतीजे नहीं आए हैं। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो डेंट लगा है भारतीय जनता पार्टी को, उससे तो पार्टी के अंदर कोहराम सा ही मच गया है। बट जितनी राजनीतिक चर्चाएं इस समय हो रही हैं जी, विपक्षी पार्टियों के तरफ से, वो भी एक प्रकार की राजनीति ही है। नो डाउट भाजपा चुनाव जीतती है या हारती है तो वो अपना जो है विश्लेषण तो करती ही है। और जो चर्चाएं चल रही हैं संगठन को लेके या नेतृत्व परिवर्तन को लेके, वो उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं लगता है। संगठन में बदलाव तो होना ही था। जगत प्रकाश नड्डा जी वैसे ही कैबिनेट में चले गए हैं मोदी जी के, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो चुनाव होना ही है। वहाँ पे तो किसी न किसी को जो है नियुक्त किया ही जाएगा। तो संगठन में जाहिर सी बात है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, वो अपनी टीम रखेगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो लग रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन, वो केवल एक कयास लग रहे हैं। हमें फिलहाल अभी नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के ऊपर जरा से भी आ जाएगी।
विनय जी, एक छोटा सा सवाल लेंगे, फिर बाकी लोगों को शामिल करेंगे। आज जिस तरह से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कसी है, 30 मंत्रियों की टीम उन्होंने बनाई है। एक भारी भरकम टीम है जिनको क्षेत्र में जाने की बात कही गई है। इसमें दोनों डिप्टी सीएम चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, उनको शामिल नहीं किया जाना। और दूसरा, बुलडोजर को लेकर के सवाल खड़ने वाले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का नाम नहीं होना, ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, उनका भी नाम नहीं होना। तो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजभर ओम प्रकाश सुभाषपा ने भी ये सवाल खड़ा किया था कि नौकरशाही किसी का कोई बात नहीं मानती है, लोग चक्कर लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, संजय निषाद ने तो बुलडोजर पर ही सवाल खड़ा कर दिया था कि एक तरफ आप गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाएंगे और वोट मांगेंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने बयान ही दिया था प्रदेश राज्य समिति की बैठक में कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, संगठन सरकार से ऊपर होता है। अब इस चीज़ का जवाब, जो समिति बनी है उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं हैं, या निषाद जी या राजभर नहीं हैं। भाजपा किसको रख रही है, जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ जी ने वो कमेटी बनाई है, तो उसमें उनको क्यों नहीं रखा गया है, कोई और जिम्मेदारी उनको मिल रही है। इस चीज़ का बेहतर जवाब हमारे जो है मित्र शशिकांत जी अवश्य देंगे जो है। लेकिन मेरा जो अनुमान है जी, जब जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है, जब जीत या हार उनके ही सर माथे आएगी, तो उन्होंने एक अपनी टीम और निश्चित तौर पे संगठन से विचार विमर्श करके और जो सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व है उससे भी विचार विमर्श करके ही इस समिति का गठन किया गया होगा। और हमें ये भी लगता है कि चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों या चौधरी जी, वो इस समय केंद्रीय नेतृत्व के नज़दीक में हैं, वहाँ पे दिल्ली आ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही हो इन सब चीज़ों में। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उनको इस समिति में ना होना। ये ऐसा भी नहीं है कि योगी ने एक तरफा अपना डिसीजन लिया होगा। जाहिर सी बात है संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के परामर्श के हिसाब से ही वो समिति बनी होगी, और उनका नाम ना होना ऐसा कुछ नहीं है। उपचुनाव है 10 सीटों पे, और एक पर्याप्त जो है उन्होंने एक सदस्यों की जो है सूची बनाई है 30 लोगों की, जो उपचुनाव के बारे में जो है अपना प्रचार प्रसार करेंगे और रूपरेखा तय करेंगे। चलिए शशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। हालांकि मुझको तो ये डाउट हो रहा है, क्योंकि अब तक छोटे बड़े कोई भी चुनाव हुए हों, दोनों डिप्टी सीएम की भागीदारी रही है, सक्रियता रही है, और अचानक उस सूची से गायब हो जाना, हम लोग तो विश्लेषण करेंगे ही करेंगे। शशिकांत जी, चलिए, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक जो कवायद चल रहा है साहब, इसका मैसेज अलग अलग जा रहा है। पहले केशव प्रसाद मौर्य एक्स पर लिखते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, फिर वो डिलीट कर दिया जाता है, और अब अखिलेश यादव और पीडीए पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बात कुछ बन रही है क्या संगठन में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जवाबदेही देने की बात हो रही है? डॉक्टर जेपी नड्डा ने उनको बुलाया भी था, भूपेंद्र चौधरी भी प्रधानमंत्री से मिले हैं क्या? या जिसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि भाई केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर आजमा लिया जाए, 10 जो रिक्त सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है, क्या उसमें कामयाबी मिलती है? देखिए संजय भाई, संगठन के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे राष्ट्रीय नेताओं से मिलते हैं, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है संगठन को चलाने के लिए, या सरकार के जो भी हमारे मंत्री समय समय से हमारे बड़े नेताओं से मिलते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनसे एक मार्गदर्शन मिलता रहे कि किस प्रकार से भूपेंद्र चौधरी जी की अपनी एक चिंता रहेगी कि भाई संगठन किस तरह से दुरुस्त करके हम लोग बढ़िया से चलाएं। सरकार के मंत्री जो मिलते हैं उनकी चिंता रहती है कि हम किस तरह से अपने मंत्रालय को, सरकार को और जनता की सेवा करने में अपने को लगाएं। तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि दिल्ली जा करके, लेकिन वक्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, वक्त तो ऐसा कोई वक्त नहीं है। प्रदेश राज्य कार्य समिति की बैठक में जो कुछ हुआ वो आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना देखा। जी। उसके तत्काल बाद इस तरह की जो गतिविधियां होती है ना, तो इसका विश्लेषण होता ही है, और अशोक तिवारी जी उसका फायदा लेने के लिए बैठे हुए हैं। जी देखिए, अभी लोकसभा चुनाव बीत गया, लोकसभा का परिणाम पूरे देश के सामने है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके भी सामने है। तो किस प्रकार से और आगे आने वाले दिनों में
किस प्रकार से हमारे उपचुनाव हैं और अन्य चीज़ें हैं और संगठन को कैसे दुरुस्त करना है। तो इन बातों पे एक कवायद चलती रहती है। राजनीतिक दलों में अपने राष्ट्रीय नेताओं से मार्गदर्शन लेने की एक प्रक्रिया चलती रहती है, वो सदैव निरंतर चलती है। अगर इसको इस संदर्भ में देखा जाए तो अभी तो कोई चुनाव है नहीं, अभी तो एक चुनाव से बीते हैं, आगे उपचुनाव में जाना है। तो उपचुनाव में प्रदेश ज़्यादातर प्रायः आपने भी देखा होगा कि प्रदेश के नेताओं की जिम्मेदारी ज़्यादा भूमिका उसमें रहती है कि भाई उपचुनाव में आप लोग जाइए। हाँ, अभी जैसा आपने जिक्र किया कि अभी 30 मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, तो ये चुनावी जिम्मेदारी है। और हमारे डिप्टी सीएम तो स्टार प्रचारक रहे हैं, लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रहे हैं, आगे भी उनकी भूमिका इसी प्रकार की रहेगी। जहां जाएंगे वहां पे लोग उनसे प्रभावित होंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। दूसरा, अगर निषाद जी की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, तो अपने अपने पार्टियों के वो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी भी भूमिका तय होगी। तो ये एक मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा इसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए कि कोई समिति का कोई दूसरा स्वरूप है। ये जिम्मेदारी वाला स्वरूप है कि भाई वहाँ पे निरंतर आप जनता की सेवा होनी चाहिए। मंत्रियों के जाने से अधिकारी भी सेवा में लगते हैं, जनता का काम होता है, जो शिकायतें होती हैं दूर होता है। कई शिकायतें ऐसी होती हैं लंबे टाइम से टलता चला आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, जनता परेशान हो रही है, तो मंत्री उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो करके उन समस्याओं को दूर कराता है। तो ये एक चुनावी प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई संदेश वाली बात नहीं है कि क्या होने जा रहा है, कोई दिशा बदलने जा रही है, ऐसा नहीं है। भविष्य में जैसा अभी विनय भाई ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री हो गए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक कार्यकाल होता है। जब समय पूरा होता है तो पार्टी के नियमों के अनुसार चुनाव होता है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, जिला अध्यक्ष का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी आता है। तो जब समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से उन पदाधिकारियों को पुनः चुनती है। मैंने कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इंडिया ब्लॉक से जो चुनौती मिल रही है वो आप लोगों के लिए चुनौती नहीं है। ये बेचैनी और ये बौखलाहट तो यही है ना। आज अखिलेश यादव को आपने सुना ना किस तरह से उन्होंने आपके ऊपर निशाना साधा, कहा कि कुर्सी की लड़ाई में एडमिनिस्ट्रेशन यूपी से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और कुर्सी की इस लड़ाई से जनता परेशान हो गई है। देखिए, सही पूछिए तो जो इंडी गठबंधन के पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं या पार्टी है, उनसे बहुत चुनौती तो नहीं है, लेकिन एक चुनौती बहुत जबरदस्त है। ये लोग भ्रम फैलाने में बहुत माहिर हैं। ये लोग कभी संविधान पे भ्रम फैला देंगे, कभी आरक्षण भ्रम फैला देंगे, कभी अभी देखिए जिस प्रकार से कल तक हो रहा था कि भाई ये बुलडोजर को रोका जा, बुलडोजर रोक दिया गया, तो उनका वर्जन दूसरा है। उनका वर्जन है कि भाई ये तो बुलडोजर अस्थायी पर रुका है। अगर शिक्षकों के में निर्णय लिया गया कि अभी स्थगित कर दिया गया, तो उनका वर्जन दूसरा है कि अस्थायी रूप से क्यों नहीं है। तो ये तो देखिए इनका बयान तो आता ही रहेगा। ये हालांकि एक बयान उनका बहुत आपत्तिजनक है कि भाई लड़ाई चल रही है। अरे कौन सी लड़ाई चल रही है भाई? लड़ाई आपने अपने चाचा भतीजा की तो पूरे जग जाहिर है। तो ये अनुशासित पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासित तरीके से हर चीज को अंजाम देती है। नए नए निर्णय देखिए, परिवर्तन तो ये संसार का नियम है, राजनीतिक पार्टियों का नियम है। परिवर्तन होते रहते हैं, समय आने पे परिवर्तन भी होते हैं, कार्यकाल पूरा होने पे दूसरे लोग भी आते हैं। एक आपने प्राय देखा होगा कि जब हमारे कोई पदाधिकारी मंत्री बन जाते हैं तो दूसरे लोग पदाधिकारी बनते हैं। चलिए, एक नॉर्मल प्रक्रिया। अशोक जी बहुत हंस रहे हैं, अशोक जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अशोक जी, आप लोग भाई भ्रम फैलाने में माहिर हैं, ऐसा कहना है बीजेपी प्रवक्ता शशिकांत जी का, कि इनके घर में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से बात है। जी जी संजय जी हम कह रहे हैं कि शशिकांत, हाँ बोले जी, बताइए। जी मैं सवाल दोहरा रहा था कि शशिकांत जी कह रहे हैं आप भाई भ्रम फैलाने में माहिर हैं, आप और राज शर्मा जी, और इनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। पहले आपका जवाब ले लें, फिर पंडित राज शर्मा के पास चलेंगे। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। देखिए भाई, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश की जनता अति सम्मानित जनता, बहुत ही बुद्धिमान है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो निर्णय लिया 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसका संदेश पूरे देश में गया है। सच्चाई यह है
कि क्यों क्यों निर्णय लिया ऐसा। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि जो है हमारा, हमको युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं को वादे पे वादे किए जा रहे हैं, युवा हमारा बेरोजगार है, किसान हमारा अपना आय का अधिकार नहीं पा रहा है, उसको आय, उसकी आय बढ़ाई नहीं जा रही है, खाली दोगुने करने की बातें किए गए। महिलाएं हमारी जो है वो महंगाई की मार झेल रही है। सच्चाई ये है कि दलितों का आरक्षण जिस तरह से हड़पा गया, पिछड़ों का आरक्षण हड़पा गया, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। सच्चाई ये है कि 30 लाख नौकरियां नहीं निकाली गई और सरकारी नौकरियों का टोटा पड़ गया। जो निकाली भी गई, परीक्षाएं लीक करा दी गई, प्राइवेटाइजेशन किया गया, पूरे देश में सार्वजनिक उपक्रम बेचे गए, आउटसोर्सिंग कराई गई। ये सब स्लो तरीके से धीरे धीरे बगैर संविधान बदले, संविधान में संशोधन किए बगैर आराम से जो है सरकारी नौकरियां हड़पी जा रही थी। आज सवाल इस बात का है, आरक्षण हड़पा जा रहा था, ये बात सामने आ गई, खुल गई ये बात। और जब खुल गई ये बात तो पिछड़ों ने, दलितों ने बढ़ चढ़ के हमें वोट दिया है इस चुनाव में, और वो आज भी हमारे साथ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ है। पीडीए हमारा आज सफल हुआ है और पूरा देश पीडीए को आशा भरी निगाह देख रहा है। अरे केशव प्रसाद मौर्य जी तो कह रहे हैं कि पीडीए धोखा है। अरे केशव मौर्य तो कहेंगे, वो तो बौखलाए हैं, वो तो बैकफुट पर हैं। पूरी भाजपा बैकफुट पर है, पूरी भाजपा से पिछड़ा अलग हो गया है, दलित दूर भाग गया है, आधी आबादी महंगाई की मार झेल रही है, किसान बढ़ चढ़ के हमारे साथ हैं, किसान पूरे देश में हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश में तो है ही है। किसानों ने जो मार झेली है, जो त्रासदी झेली है, उसको भूले नहीं है वो। सवाल इस बात का है, नौजवान लामबंद है, नौजवान आज पूरी तरह से, जिसे नीट की परीक्षा में धांधली की गई है और नीट की परीक्षा रद्द नहीं की गई है, सामान्य नौजवान हमारे साथ है। आज स्थिति यह है कि भाजपा बैकफुट पर है, भाजपा को जनता बहुत दूर भाग रही है भाजपा से, भाजपा समझ नहीं पा रही जनता के करीब जाए तो जाए कैसे, किस मुंह से जाए, किस मुंह से जाए। आज भाजपा में अंतरकलह है, इन्हीं बातों को लेकर के भाजपा में अंतरकलह है। मोदी सिंह का जी का बयान देख लीजिए, इनके पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा अपने जीवन में इतना भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा जितना तहसीलों में, थानों में इस समय है। आज रमेश मिश्रा जी का बयान देख लीजिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है चुनाव तो हम हारेंगे ही हारेंगे, 27 का चुनाव हार जाएंगे अगर यही हाल रहा तो। सवाल इस बात का है कि बुलडोजर पर आज जो है निषाद जी ने बोला, सवाल इस बात का है कि हर मोर्चे पर विफल है ये सरकार, इसको जनता इससे दूर भाग गई है, ये जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं है। 10 के 10 उपचुनाव हम आसानी से जीतने जा रहे हैं और ये बुरी तरह हारने जा रहे हैं जी। और 27 में हमारी सरकार बनने जा रही है। अब कोई भी उपाय कर ले भाजपा, किसी मुख्यमंत्री को बदल दे, कुछ भी कर दे, अपना अध्यक्ष बदल दे, कोई परिवर्तन कर दे, इनका कोई परिवर्तन काम आने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से हारेंगे और इनका हारना निश्चित है जी। ठीक है, पंडित राज शर्मा जी, जो बीजेपी में चल रहा है, हालांकि निश्चित तौर पर ये आपका जवाब होगा कि भाई ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन सियासत तो जमकर हो रही है ना। आपके पीडीए से लेकर के तमाम चीज़ों को बीजेपी बेजा बता रही है और इनके घर में सब कुछ कुशल मंगल है, ऐसा दावा पार्टी स्तर पर किया जा रहा है। आपका नज़रिया? जी, आवाज़ आ रही है? राज शर्मा जी, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है राज शर्मा जी? राज शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की जाए, संभवतः आवाज़ नहीं पहुंच रही है उन तक हमारी। चलिए सम्राट जी, भाई आपके यहाँ तो सब कुछ ठीक है ना? निषाद पार्टी और सुभाषपा तो लगता है कि भीतर खाने में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करके अपने लिए मुसीबत मोल लिए हैं। आप लोग तो ठीक है ना? संजय जी, हमारी पार्टी में बिल्कुल ठीक चल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल आने वाले उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। हम संगठन के लिए सभी विधानसभाओं पर बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं
और उसके बाद में जब एनडीए की जो भी बैठक होगी, जो भी सीटें जिसको मिलेंगी, जहां हमको मिलेगी वहां सिंबल पे लड़ेंगे, और जहां एनडीए के दूसरे घटक दलों को मिलेगी वहां उनका समर्थन करेंगे और उनको भी जितवानेंगे, और समर्थन जो भी होगा करेंगे। मैंने उम्मीद है कि आपको सीटें मिल रही हैं, तो एक सीट तो हमारी है ही संजय जी, लेकिन वहाँ आपके मंत्रियों की कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है। 30 मंत्रियों में है क्या सूची में आरएलडी के किसी का नाम? देखिए, नाम अभी नहीं तय हुआ है, और अभी तो एनडीए की बैठक ही नहीं हुई है। मैं कह रहा हूँ कि योगी जी की जो टीम बनी है इस बाई इलेक्शन को लेकर के, उसमें आपके लोगों का भी कहीं जिक्र है कि सब जगह बीजेपी के मंत्री ही जा रहे हैं? देखिए, अभी हाल ही में जो घटना हुई थी उसमें भी हमारे मंत्री अनिल कुमार जी को मुख्यमंत्री ने उसमें लिया था अपनी कमेटी में, और आगे भी जैसे ही चुनाव होगा आप देखिएगा, हम अपने सीट पर चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे। और जितनी भी सीटें हैं, और इन लोगों को जो घमंड है, इन लोगों को जो इंडिया गठबंधन वालों को अभी तक जो घमंड है, पता ही नहीं चल रहा है कि किस बात का घमंड है। ये पहले भी विपक्ष में थे और आगे भी विपक्ष में है, और इनकी कुछ सीटें बढ़ गई, इस वजह से इतना ढोल मंजीरा बजा रहे हैं कि जनता को ये लग रहा है कि इनकी जब थोड़ी सी सीटें बढ़ा दी गई तब तो ये इतना घमंड कर रहे हैं, और अगर कहीं जिता दिए तो क्या करेंगे। इनको ये जो घमंड कर रहे हैं लोकसभा जो है चुनाव को लेकर, आप जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है कि किसी भी राज्य में, ज्यादातर राज्यों में लोकसभा का परिणाम विधानसभा के परिणाम में कितना अंतर होता है, इस बात से आप सहमत हैं? अभी पिछली बार जो है 19 के चुनाव में लोकसभा विधानसभा में कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीत के आई। उसके बाद में 19 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो कितने जो है राज्यों में कौन जीत के आया? भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। दिल्ली में केजरीवाल जीतते हैं विधानसभा में, लोकसभा में क्या हुआ? देखिए, विधानसभा का मुद्दा अलग होता है। जिस चीज को लेकर ये बहुत ज्यादा घमंड में है, आने वाली विधानसभा चुनाव में इनका घमंड फिर चूर चूर हो जाएगा और ये फिर साइलेंट हो जाएंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों में, तो ये जो गतिविधियां हो रही हैं ये वैसे इंटरनल मामला है, हमें वो खुद सक्षम है इस पर जवाब देने के, और आपको ज्यादा जानकारी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सामान्य सी घटना है। आने वाली चुनाव में विधानसभा की तैयारी चल रही है, संगठन में, हर संगठन में कार्यकर्ताओं को कभी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, कुछ समस्या होती है, कुछ अपनी बात रखनी होती है, तो वो जो है पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश के अध्यक्ष से मिलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उसी की तैयारी के लिए ये गतिविधि हो रही है, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, ये सामान्य सी घटना, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, ठीक है, हर एक सियासी दल में भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था का दावा किया जाता है, और जाहिर सी बात है 2016 में समाजवादी पार्टी में भी हमने देखा, इस बार केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र चौधरी, सबको देखा जब केंद्रीय नेतृत्व के सामने संगठन, कार्यकर्ता और माननीयों को सम्मान देने की बात उठाई गई, यानी विधायकों को सम्मान देने की बात उठाई गई। आज तो सक्रियता भी देखने को मिल रहा है, सामान्य घटना नहीं है। डीजीपी ने आज आदेश जारी किया है, पुलिस महानिदेशक ने, कि माननीयों का अब कार्यालय में सम्मान हो वरना अधिकारी चिन्हित किए जा रहे हैं। अभी तक ये कवायद नहीं हुई थी 7 साल में। चलिए राज शर्मा जी, संगठन का तो सम्मान होना ही आवाज आ रही है, संगठन से ही तो सरकार बनती है। नहीं, ठीक है सम्राट, आपकी भी आवाज आज बहुत मध्यम हो रही है, संभवतः घटनाक्रम को लेकर के आपकी भाई बाध्यता है, आप सामने तो यही बोलोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पंडित राज शर्मा जी, भाई बीजेपी में जो कुछ चल रहा है, आप लोग उसका जबरदस्त सियासी फायदा लेने के मूड में हैं? ऐसा कुछ नहीं, हमें क्या लेना देना, ये कटे तलवारें मारे, बंदूक चलाएं आपस में, हमें क्या लेना देना भाई। अगर केशव मौर्य जी की योगी जी से नहीं पट रही, हमें क्या लेना, पाठक जी और मौर्य जी की नहीं पट रही, हमें क्या लेना, कमेटी में इन्होंने मौर्य जी या निषाद जी को नहीं लगा, हमें क्या लेना, और इनके प्रदेश अध्यक्ष और केशव मौर्य जी नड्डा जी से मिलने गए, योगी जी को पलटने की साजिश रचने गए, हमें क्या लेना। सवाल तो इस बात है, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने क्यों बने? ये जिस तरह धोखे से जन्मे थे, असलियत में खत्म हो जाएंगे। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता सब देख रही है जी। और एक बात कहना चाहता हूं राजन भाई, जिस बस के कंडक्टर और ड्राइवर में नहीं पटती है,
उसकी बस भी सुरक्षित नहीं है, यात्री भी सुरक्षित नहीं है, और स्वयं में ड्राइवर और कंडक्टर भी सुरक्षित नहीं है। मैं इसमें कतई को नहीं समझूंगा कहने पे कि 2017 में, मैं अब उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूं, 2017 में जब इनको बीजेपी को वोट मिला तो जनता को लगा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी सरकार में। 3 साल इन्होंने केंद्र में झूठ झूठ बोला ही था, इतना झूठ बोला था कि 17 में यहां सरकार बना दी। फिर 17 में जब सरकार बनाई तो लोगों को लगा कि यहाँ पे अब चलो योगी जी बन गए हैं चीफ मिनिस्टर, वो देंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करा, वो लड़ाई मड़ाई की बात करते रहे। लेकिन फिर भी क्योंकि झूठ कहते हैं ना, झूठ को आदमी जल्दी सच मानता है, कैन कैन प्रकरण करके इन्होंने फिर 22 में सरकार बना दी। लेकिन लोगों को अब बड़ा आघात पहुंचा जब लोगों को लगा कि ये सरकार तो काम ही नहीं कर, उधर केंद्र के भी अब हो गए थे पूरे। तो दोनों का कम्युलेटिव इफेक्ट ये निकला कि देश का जो वोटर है उसको लगा नहीं, अगर देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। और आप इस बात को मान लीजिए कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछूं, क्योंकि मैं यूपी की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ योगी जी के 5 काम अच्छे गिना दो बस। यही मैं केंद्र की बात होती है तो मोदी जी के 5 काम। बस निवेदन, बस इतना ही है, विनम्र निवेदन है कि ना दाएं चलोगे ना बाएं चलोगे, क्योंकि आपने रोड बनाई नहीं है, दाएं बाएं सब खाई है, तो सीधे चलोगे तो बचे रहोगे। मैं आपके चैनल में राजन भाई कहना चाहता हूं, और ये शशिकांत भाई को चैलेंज है मेरा, मुझे आप लोगों की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, मेरी पार्टी को आपकी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। मोदी जी अमित शाह की नहीं पड़ती, मुझे कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर सीआईडी के लिए भेज दी गई योगी जी की, मुझे कोई नहीं लेना। बिजली मंत्री चीफ मिनिस्टर की सीआईडी गिरी करे, मुझे कोई नहीं लेना। आप लोगों ने ऑफिसर को लगा दिया पैसा वसूलने में, मुझे मेरी पार्टी को कुछ नहीं लेना। मुझे लेना है तो एक बात से, और वो बात है कि देश प्रदेश की जनता को उसके काम मिले, उसकी खुशहाली मिले। आप बताइए, इतने दिन से चल रहा है कि अफसर लोग चीफ मिनिस्टर को गलत समझाते हैं। 2 बातें होंगी, या तो चीफ मिनिस्टर समझना नहीं चाहते, और या भारतीय जनता पार्टी देश की और प्रदेश की जनता से झूठ बोल रही है। आप अजीब सा एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो। आप मुख्यमंत्री हो, आप उप मुख्यमंत्री हो, आप मंत्री हो, विधायक हो। मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसी सरकार में ताकतवर होने के बाद भी आप कहे अफसर हमारी सुनते नहीं, और छोटे बच्चे की तरह गिड़गिड़ा रहे हो। ऐसे तो ना हम कभी बचपन में गिड़गिड़ाए, ना हमने कोई बच्चा देखा कि वो स्कूल जाने से रोता हो। आपके विधायक कह रहे हैं, आपके मंत्री कह रहे हैं, आपके पार्टनर कह रहे हैं, जनता ने आपको ठुकरा दिया। अब ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी का किसके सामने इकबाल है। और मेरा तो एक ही बात मानना है, विनम्र निवेदन करके कहता हूं कि योगी जी को अपनी इतनी फजीयत नहीं करानी चाहिए। वो एक मठ के मठाधीश है, मठ के मठाधीश को आप इतना एन कैन प्रकरण करके उन्हें गिराना चाहते हैं। हालांकि काम वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो पीतांबर पहनते हैं, एक मठ के मठाधीश हैं। मैं ओरिजिनल सनातनी धर्म हूं, पंडित राज शर्मा। मैं राजन भाई कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह तो हूं नहीं, जो सनातनी करते हैं, और सनातनी की लड़की, गरीब लड़की को रात के 1 बजे उसकी माँ बाप बिना माँ बाप की रजामंदी के जला देते हैं। सनातनी बच्चों को दिल्ली में पिटवा देते हैं। तो मैं वो तो हूं नहीं, मैं तो सच बोलता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और अब तो मैंने एक बात और कहना सीख ली है कि राजन भाई आप एक गीता जरूर रखा करो, इन्हें गीता की कसम दिलाया करो, सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। पंडित राज शर्मा जी, क्योंकि यहाँ झूठ कह के प्रचार प्रसार कर देते हैं। पंडित राज शर्मा जी, आप बहुत कुछ नहीं बोलते हुए भी सब कुछ बोल गए। चलिए शशिकांत जी जवाब देते हैं। देखिए दिक्कत क्या है कि इन लोगों को कांग्रेस सपा की बात बाद में करेंगे। कांग्रेस पार्टी को यही नहीं पता है कि लोकसभा में जो 99 आया वो 100 में 99 आया कि 543 में आया। एक बार
आप बता दो आपके 240 कितने में आए? अरे आपके 240 कितने में आए? हाँ मैं बता रहा हूँ ये मैथ देखो, एक मिनट बता शशिकांत भाई, हाँ। हम पढ़े लिखे पार्टी के नेता हैं, आप हमें दूसरी तीसरी छठी क्लास का गणित मत समझाओ। अब सुनिए, अब सुनिए, गिरा है राज भाई सुनिए, आपके नेता प्रधानमंत्री बने, अब आप सुनिए, 3,27,000 वोटों का घाटा हुआ है। आप इतनी देर बोले उनका हैं, इकबाल बनारस में गिर गया। आप इतनी देर बोले हैं, आपको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस पार्टी कहाँ है आपको ये पता नहीं, बस आपको इतनी चिंता है कि योगी जी पीताम्बर पहनते हैं, राजनीति में कैसे आ गए। अब सुनिए, अब राज आप बोलने दीजिए, अब आप बोलने दीजिए, अब आप भी बोलेंगे, सुनेंगे आप सुनिए, जरा सुन लीजिए, फिर आप सुनिए, आपके पास आ जाएंगे पंडित राज शर्मा, आपके पास आ बहुत देर तक सुना भाई, आपको धैर्य से जवाब भी ले लीजिए। ये झूठ का प्रचार प्रसार होने से ही इन्हें रोकना है। इसके बाद आपके पास आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, उसका खंडन राज भाई आप इतनी देर से बोल रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो अभी तक किसी को समझ, जितने व्यूअर हैं किसी को समझ में कि आप कहना चाहते हो। एक बात आप योगी जी पे बोल रहे हो, योगी जी भगवान पीताम्बरधारी हैं, कुछ नहीं। अरे भाई सुनिए तो, आप मुझे आपकी लड़ाई से क्या लेना? अरे अब आप सुनिए, अब आपको सुनना पड़ेगा, अब आपको सुनना पड़ेगा, मुझे क्या लेना? ठीक है राज शर्मा, कोई नहीं लेना तो सुनिए, जरा सुन लीजिए। तो योगी, अब आपकी चिंता है कि योगी जी पीताम्बरधारी से कैसे मुख्यमंत्री हो गए, तो भैया ये 2022 में इन सारे सवालों का जवाब जनता दे चुकी है। एक बार हिंदू हो, अरे मैं हूँ असली हिंदू, ठीक है, भावनात्मक रूप से मैं पक्का हूँ। ठीक है, गलत हुआ। अरे मुद्दे माफी मांगो, मैं पिताम्बर की बुराई कैसे कर सकता हूँ? आज कर सकता हूँ शशिकांत जी। अरे भाई आप माफी मांगो, माफी मांगो। सुनिए, आप गलत बोल दो, मैं सुनूंगा। आप केवल अपनी बात कर रहे, थोड़ी बात कांग्रेस की कर लो भाई, कांग्रेस की। आपने कैसे कहा? आपने कैसे कहा मैंने पीताम्बर की बुराई करी? माफी मांगो पहले मेरे से, माफी मांगो। चलिए ठीक है, सुनिए, ये सब कांग्रेस करती है, ये सब कांग्रेस करती है, पहले आप सुनना सीखिए। चलिए मुद्दे की बात रखिए। चलिए हाँ ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि 5 काम गिना दो। अरे भैया आपको जनता ने खदेड़ दिया, 2017 में आप बाहर हो गए, 2022 में जनता ने बाहर कर दिया, आपको सुनने को कोई तैयार नहीं है। आप 5 से 6 सीट लोकसभा में क्या आ गए, आप जो है आप इतना उछल रहे हैं। आप किस बात पे उछल रहे भाई, आप किस बात पे उछल रहे हैं? नहीं सुधरोगे आप सुन लो, वही रिकॉर्डर सुनिए, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि अशोक जी के पास भी जाना। अब टेम्परामेंट देखिए, महाराष्ट्र में इसी इंडी गठबंधन ने ये भ्रम फैलाने में सफल रहे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो महाराष्ट्र की जनता ने भी उस तरह का हमको हमारा परिणाम। लेकिन अब देखिए, अभी 9 एमएलसी का चुनाव, अरे भाई आप सुनो तो, 9 एमएलसी का चुनाव हुआ, क्या हुआ? अच्छा मैं क्या आपकी सत्यनारायण की कथा में आया? उत्तर प्रदेश में देख लेना, सुनिए, उपचुनाव आ रहा है, आप अभी से लिख लीजिए, उपचुनाव में ऐसा मुंह की खाएंगे आप लोग कि आपका ये भ्रम फैलाना छूट जाएगा। और सुनिए, अब मैं जरा समाजवादी पार्टी के भाई अशोक भाई का जवाब दूंगा। अशोक भाई कह रहे थे, उन्होंने एक शब्द कहा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे भाई, जब आप 5 पे आकर मुंह दिखा सकते थे और 37 पे आ गए, तो आप बता रहे हैं कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आप ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं है। अरे आप 5 पे रह करके इस देश में आप जिंदा रह सकते हैं भाई, मुंह दिखाने लायक आपने एक पैमाना बना दिया है कि 5 तक जाओ तब भी मुंह दिखा सकते हो, तो इस देश में कोई भी मुंह दिखा सकता है जो 5 को। और सुनिए, ये भ्रम फैलाना छोड़ दो, महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव ने आप लोगों को बता दिया है कि परिणाम फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ आ रही है। और उत्तर प्रदेश में आप इस चुनाव में देखना, बोहनी नहीं होगी कांग्रेस को। सपा की बात तो छोड़ दो, कांग्रेस को बोहनी नहीं होगी। राज भाई सुन लो,
हाँ, सपा से लड़ेंगे। रिलैक्स। सपा का जो रिलैक्स। गुंडा राज है, सत्यकांत भाई। आतंकवाद है, वो सत्यकांत दोबारा भाई। उत्तर प्रदेश में हम आने नहीं देंगे। उपचुनाव में हम बताएंगे क्या हो गया और भैया? लड़ेंगे। देखिएगा किस तरह हम ठीक है, लड़ेंगे ठीक उपचुनाव है। में। अब जनता हमारे अशोक जी साथ की है। अशोक जी की बात सुन लें। सबने अपनी बात रख दी। अशोक जी जवाब दे दीजिए भाई। शशिकांत भाई। शशिकांत जी का भी लगभग वही बयान है जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गुंडा राज आने नहीं देंगे। मुद्दे पर रहेंगे, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से जनता का कोई वो नहीं संजय रहता। भाई। हाँ। जी संजय जी, जी। सच्चाई ये है संजय भैया कि हम पूरी विनम्रता से बोलेंगे। हम इनकी बातों पर जाएंगे ही नहीं। ये हमें कुछ भी अपशब्द कहें, जी। ये हमारे लिए कितने भी अपशब्दों का प्रयोग करें, हमने अब सब हम विनम्रता पूर्वक और आदर पूर्वक बोलेंगे। हम शशिकांत भाई से भी आदर पूर्वक बोलेंगे और आदर पूर्वक अपनी बात रखेंगे। जी, सच्चाई यह है कि एमएलसी का चुनाव जो बात कर रहे थे महाराष्ट्र का, एमएलसी का चुनाव से आकलन कर रहे हैं तो करते रहें, ये हमारे लिए अच्छी बात है। एमएलसी के चुनाव का अर्थ होता है शासन सत्ता का चुनाव, शासन का चुनाव, और सवाल इस बात का है प्रलोभन का चुनाव, एन केन पकारेन का चुनाव। और उसी चुनाव को अगर ये आधार मान ले बहुत खुशी की बात है। लुटिया डूब जाएगी महाराष्ट्र का चुनाव जब होगा, जब विधानसभा का जो सच्चाई ये है। गलत भ्रमियों में अगर जी रहे हैं, जीते रहे, गलत भ्रमियां पाले हुए हैं, पाले रहे। इनके बड़े नेता इस समय पशुपेश में हैं, परेशानियों में हैं, उनके हाथ से तोते उड़ गए हैं। दलित आज हमारे साथ है, पिछड़ा आज हमारे साथ है, पीडीए अल्पसंख्यक आज हमारे साथ है, अगड़े भी हमारे साथ आ रहे हैं। आज आधी आबादी हमारे साथ है, आज किसान हमारे साथ है और नौजवान हमारे साथ है। इतनी ताकत हमारे साथ है और हम विनम्रता पूर्वक इनके साथ जुड़े हुए हैं, अपना कनेक्ट बनाए हुए हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जी का युवा नेतृत्व पूरे देश में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश उनका बिल्कुल समझ लीजिए कि उनकी प्रशंसा कर रहा है, उनके विश्वास कर रहा है और पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा हुआ है। सच्चाई ये है कि हम ये चुनाव पीडीए का जो हमारा नारा है वो पीडीए का नारा अभी भी है और पीडीए में सर्वजन समाज आता है। पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो आता ही है, पूरी ताकत से आता है और सर्वजन समाज आता है और दलित बढ़ चढ़ के हमारे साथ है। वो जानता है कि हमारा आरक्षण भाजपा गला रही है, धीरे धीरे खत्म कर रही है, आउटसोर्सिंग करा रही है, सरकारी बॉन्ड निकाल नहीं रही है, लीक करा दे रही है, सार्वजनिक उपक्रम बेच रही है और स्लो तरीके से पूंजीपतियों के साथ अपना संबंध बना रही है, किसानों का कर्जा नहीं माफ कर रही है, आरक्षण हड़प रही है। इसी आधार पर नाम हम बताइए अशोक भाई। 10 जीतने जा रहे हैं, 27 में आपकी विदाई करने जा रहे हैं। जी नाम बताइए पूंजीपतियों में, एक दो नाम अरे बताइए। आप नहीं जानते? नहीं अशोक भाई से सवाल है, सुनिए अशोक भाई से सवाल है। मिला लो राज भाई अशोक भाई से सवाल है। पूंजीपतियों में एक दो नाम बताया तो मिला लो दिल्ली नेताओं को, वो दो पतियों का नाम बता देंगे वो। एक दो पतियों का नाम बताया अशोक भाई। ठीक है। अडानी अंबानी तक नहीं जाएंगे भाई। विनय जी, भाई अभी इनके अध्यक्ष विनय जी, हैं, वहाँ भोजन कर रहे हैं। विनय जी, अच्छा सुन सब परिवार लीजिए, गए थे, सारे लोग सुन परिवार गए थे, लीजिए, ये भोजन कर रहे हैं। सारे लोग सुन ले। जनता सब जानती शशिकांत भाई, जनता छिपा हुआ नहीं है, ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक जनता ने ये सब देखा जानती है कि अंबानी जी के यहाँ भोजन करने कौन पब्लिक कौन है ना, गया था, पब्लिक जनता ने ये देखा। सब चलिए राहुल गांधी जानती तो नहीं है। गए, जी चलिए राहुल गांधी नहीं गए। जवाब- विनय जी, राहुल जी एक इसलिए नहीं गए विश्लेषण, होंगे कि भाई हिंदू ठीक है, से विवाह ठीक है। अब शादी हो रही थी। मुद्दे पर एक बार फिर वहाँ बात करें। शंकराचार्य विनय जी, धर्माचार्य आए थे, इसलिए हो सकता है राहुल विनय न जी, गए हों। जैसा कि मैंने पहले बोला था, हरदोई के एक विधायक हैं श्याम प्रकाश, सारे लोग सुन लेंगे, विनय जी से विश्लेषण लेने के बाद फिर उस पर जाएंगे। वो कहते हैं मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, मोदी जी की ईमानदारी में कोई शक नहीं है, किंतु अडानी और अंबानी देश को लूट रहे हैं। तो यह क्या केंद्र सरकार को क्लीन चिट देने की कोशिश है, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किसको बचाने की बात हो रही है और क्या कहना चाहते हैं। योगी जी ईमानदार हैं, प्रदेश में अधिकारी प्रदेश को लूट रहे हैं। ये इनके फेसबुक पर ये पोस्ट है अभी ताज़ा। ये एक तो चीज़ हमें ये क्लियर कर दीजिए। दूसरा, शशिकांत जी के सामने जो अभी हाल में जो उपचुनाव हुए विधानसभा सीटों के 11 सीटें इंडिया ब्लॉक जीत गई। महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर एक सुखद संदेश आया कि भाई वहाँ एमएलसी तो ये सीटें जीत गए,
लेकिन 2 जगहों पर केवल बीजेपी जीती, ये भी एक चिंतन का विषय है। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होना है उपचुनाव। लोकसभा का डैमेज कंट्रोल 2027 के लिए मैसेज जाएगा। संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है। चुनौतियां तो हर समय है सियासी दल के सामने ना। अब आप देख लीजिए कि 2017 में 325 सीटें आई थी, हैं? एनडीए की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में। 2022 में ये 273 यानी -52। और जो इंडिया की बात कर ली जाए, हालांकि समाजवादी पार्टी उस समय था, तो उसको 113 सीटें आई यानी +59। तो ये आंकड़ा अगर धीरे धीरे अंतर में बदलता जाता है तो यही धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन की ओर फिर ले जाता है। ये शशिकांत जी को तो समझना होगा ना, इसलिए चौड़े होकर के पंडित राज शर्मा और औसिक तिवारी घूम रहे हैं जी। निश्चित तौर पे देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं, पहला सवाल जो आपने हरदोई के जो माननीय हैं विधायक जी, देखिए उनके स्टेटमेंट को या जो फेसबुक पे जो पोस्ट है उस पर ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो एक तो फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट डाली है, एक विधायक उन्होंने, हो सकता है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके तहत उन्होंने अपने वक्तव्य रखे हों। ये पार्टी के किसी बड़े नेता ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो पार्टी की लाइन तिवारी जी, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ विनय तिवारी जी। एक विधायक बड़ा नेता नहीं होता है, लगभग 5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव। नहीं वो तो तिवारी जी ऐसा नहीं, बायस ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा नहीं, आपको दुनिया सुन रही है, पंडित राज शर्मा जी आपके पास आ जाएंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं वही कहता हूँ कि इतने बड़े विधायकों को रिजॉर्ट में भी रखा जाता है, तो बड़े जो नेता होते हैं ना उनको रिजॉर्ट में रखा जाता है। जिनको रिजॉर्ट में रखा जाए वो बड़े नेता नहीं होते हैं, मेरी नज़र में। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ऑपरेशन लोटस आप जान रहे हैं। ठीक है, विनय जी का सुन लीजिए। देखिए मेरी ऑपरेशन लोटस की याद दिला दी। नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय देखिए वो सबके लिए बोल रहे हैं। अशोक जी, पंडित राज शर्मा जी, देखिए गहलोत सरकार में जो हुआ था उसका भी उसमें जिक्र है और भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस का भी उसमें आप जिक्र है। कई बार ऐसा कर चुके हैं कि मैं राजन भाई 2 बात कहना चाहता हूँ। अब इनका विश्लेषण सुन करके आ जाएंगे। आपको बड़े इत्मीनान से सुनेंगे। पहले विनय जी को सुन लीजिए। देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ ना, मैं किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ। सर्टिफिकेट तो दे रहे हो। नहीं, आप बोल लीजिए। अरे मैं सर्टिफिकेट तो मैं दिग्विजय सिंह और मणिशंकर आर्य को भी नहीं देता हूँ, लेकिन आपकी पार्टी कहती कि उनका व्यक्तिगत बयान है। आपकी पार्टी कहती, मैं नहीं कहता हूं। नहीं बात नहीं, मैं कहना एक और मैं मेरी बात ले लीजिए। मैं इस बात को कहूं, प्रवक्ता हूं। एक बार 10%, 20% मुझे गलत जवाबी, मैं सच कहता हूं, गलत जगह भी पार्टी को डिफेंड करना है। आप बात कर रहे हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक विधायक के स्टेटमेंट पे आप पूरी पार्टी का स्टेटमेंट मान लेंगे? नहीं, आप डिफेंड कर सकता हूं। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। देखिए आप अपने आप विपक्षी पार्टी के नेता हैं, ये आपको शोभा देता है कि आप उनके ऊपर प्रहार करें। मैं सिंपल सा, देखिए मेरे बातों को शायद आप सही से समझ नहीं पाए हैं। आप शायद मेरी बातों को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरा सिंपल सा कहना, कह सकते हो, पहले सुन लीजिए ना। सिंपल सा कहने का मतलब एक चीज ये है कि एक विधायक का वक्तव्य किसी पार्टी का वक्तव्य नहीं होता है। और वो आप बोलो, आप नहीं आप ये बोलो जी, छोटे मोटे नेता जी, अच्छा क्या कहेंगे? हम सोच रहे कल को विधायक बने, उनको आप कह रहे हो छोटा होता विधायक, क्या कहेंगे? आप तो हमारे सपनों को तोड़ दोगे। आपके लिए ठीक है, मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं कह रहा हूं कि एक विधायक, ठीक है ना, इतना बड़ा भी नेता नहीं हो जाता है। अगर इतना बड़ा नेता है तो उसको रिजॉर्ट में रखा भी, कैद भी नहीं किया जाता है। ये विधायकों की गरिमा, विधायकों की गरिमा आप देखिए, सुनिए, विधायकों की गरिमा आप सारी पार्टियों ने ही गिराई है, उनको कैद कर करके। ऐसा नहीं है, हमको उससे खैर नहीं पढ़ना है। 4 पार्टियों के नाम लो, 4 पार्टियों के नाम लो। अरे महाराज, आपकी ही पार्टी उसमें है। सचिन पायलट, ठीक है, नाम लो, नहीं, नाम लो बच्चा, 4 को नाम लेना पड़ेगा आपको। नहीं, पंडित राज शर्मा जी, मैं यहाँ पे संजय जी ने अशोक पूछा है, उसका जवाब दीजिए।
आपकी बारी अभी तिवारी आएगी, जी, आपकी या बारी अभी आएगी विश्लेषक तो आप बन अपना के जवाब दीजिएगा। विश्लेषक के रूप में आप आरएसएस के प्रवक्ता हो। कोई बात नहीं, झारखंड आप नहीं, हेमंत सोरेन के विधायक आपने बीजेपी क्यों नहीं कहा? कोई बात आपने बीजेपी क्यों नहीं कहा? कोई बात मैं नहीं। बीजेपी भी देखिए, ऑपरेशन देखिए, लोटस का भी नाम देखिए, ले लेते कोई हैं। बात नहीं, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है ना। अरे मैं कौन सुनिए होता हूं? सुनिए, इसमें मैं तो इससे- सर्टिफिकेट इससे तिवारी चर्चा जी खराब आपको हो रही है। दूं, पंडित राज आप तो शर्मा जी, विश्लेषक शर्मा हो। जी। मैं जितना शांतिपूर्ण कांग्रेस तरीके से। मैं जितना इसके बाद कांग्रेस आप बोल लीजिएगा ना, मैं मैं आपके जितना पास आ कांग्रेस जाऊंगा। को पसंद करता हूं उससे कहीं से कम मैं आरएसएस को भी उसको उतना मैं आरएसएस को भी पसंद ठीक करता है, हूं। आप अपनी ना, बात ये रखिए आपके ना, अपनी जो बात आपके सबके रखिए। होते हैं वो किसी के नहीं होते। पंडित राज जो शर्मा जी, सबके होते ये हैं चर्चा तिवारी फिर जी, ये वो वक्त जाया किसी हो के रहा नहीं है। होते। वक्त जाया हो रहा है। ये आपका हो, देखिए आप ऐसा बहस करके आप दूसरे के समय में अपनी बातें रख के आप डिबेट नहीं को नहीं, केवल ठीक है, भरमा रहे हैं। आप गलत बोलिए, बोल रहे हो ना। आप बोलिए। नहीं, देखिए, उसके बाद आपके पास आ विधायक जाएंगे, को आ आपको जाएंगे, आप लगता है शांत ना, रहिए, धैर्यता आपको से लगता है सुनिए। मैं यहाँ पे जैसे अशोक जी सुन रहे हैं ना, आपको उसी कन्विंस तरह आप करने भी में सुन नहीं लीजिए। आया हूँ कि मैं आपको कन्विंस करूँ। चलिए, आप बोलिए, मेरा अपनी मेरा बात। मेरा नहीं, मुंह- विनय जी, नहीं, अपनी नहीं, बात विश्लेषक रखिए, अपनी हो। बात रखिए। नहीं, मुझसे किसी के प्रति बायस नहीं हो सकते आप। नहीं नहीं, ठीक है, गलत ठीक है, नहीं तिवारी जी। ये ठीक तो है, आपका क्षमा के चश्मा संग कहता हूँ। ये तो आपका चश्मा बता रहा है। आप विश्लेषक हो, एक्सपर्ट। ठीक है, ठीक यानी है, सुन ज्ञानी लीजिए। मैं पंडित राज शर्मा जी, मैं आपके उसमें नहीं बोल मेरा जैसा आप नहीं, जब नहीं, बोल- एक मिनट रुकिए विनय जी। पंडित राज शर्मा जी, जब यही चीज मैं पूरे लोकसभा चुनाव में बोलता था ना, तो शशिकांत जी और इनकी टीम के लोग हमको कहते थे कि आप लगता है किसी दूसरे विचारधारा के हो। हकीकत हो जाता है ना कई बार। जरा सुन लीजिए विनय तिवारी जी का विश्लेषण, उसके बाद हम चलेंगे ना। क्या क्योंकि ये सवाल हमारे ऊपर भी खड़े होते थे ना उस वक्त, जब मैं बोलता था कि बीजेपी मुद्दों से भटक रही है। परिणाम आ गया ना सामने। अब सब लोग मानते हैं ना, फोन करके बोलते हैं कि राजन भैया केवल आप ही सही बोले, बाकी लोग तो इतनी बेबाकी सब बात नहीं रख पाए। तो जरा विनय जी का विश्लेषण सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो अशोक जी जैसे कह रहे हैं, नो डाउट यूपी में भाजपा को डेंट लगा है और अखिलेश का जो पीडीए था या जो समीकरण जो उन्होंने अपना सामाजिक समीकरण रखे उससे भाजपा को नुकसान हुआ, उसका क्रेडिट जाता है इनकी पार्टी को। और मैं कहूं या ना कहूं, जनता तो सब जान रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें हम, अब ये यहां पे कह रहे हैं कि भाजपा हार गई है। कर्नाटक में क्या हुआ, आपकी सरकार है। तेलंगाना में क्या हुआ, आपकी सरकार है। कैसे वहां पे भाजपा आगे निकल जा रही है। अब अगर आप वहां से आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, आप अपना विश्लेषण आप अपने समय में करिए और अपने आप को देखिए। और ठीक है, आप जितनी सीटें जीत के आए हैं, जितना प्रतिशत वोट पाए हैं, अगर इसमें आपको लगता है कि आपने सरकार बना ली है तो हम आपको सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं। हकीकत से आप मुंह मोड़ सकते हैं, मैं नहीं मोड़ूंगा। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। और क्षमा करिएगा, मुझे आपसे सर्टिफिकेट भी लेने की जरूरत नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं। मैं अपनी बात रखने के लिए, संजय जी ने मुझसे हरदोई के विधायक के बारे में बात पूछी, मैं उनको जवाब दे रहा था। मैं आपको जवाब दीजिए, आप डिफेंड करते हो। मैं आपको कन्विंस करने नहीं आया था। शशिकांत जी बीजेपी को डिफेंड करे चलेगा, आप बायस होंगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है मैं पार्टी कांग्रेस का डिफेंड वर्कर की करूं? तरह बोलेंगे नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है 80 में 6-7 सीटें पाके यूपी में मैं कांग्रेस को डिफेंड करूं और 543 सीटों में 99 सीटें पाके मैं कांग्रेस को डिफेंड करूं? आप आरएसएस से प्रेरित हो। हाँ, तो आपको जीवन लगता में ना होगा तो फिर। आपने डिफेंड आपको करा लगता होगा, आप ना सच्चाई आगे से चल मुंह के मोड़ कर रहे हैं ना। पाओगे। विनय भाई और सुनिए, एक और नहीं समस्या जो है मैं ना ये कह रहा हूँ, कांग्रेस आपको वालों की, आपके दायित्व समझा राहुल रहा हूँ। गांधी ने आपको सिखाया आपके इनको दायित्व समझा कि रहा हूँ। हम संसद जो में आप संसद खाकी नहीं बंदी चलने देंगे, ऊपर और से जो विधायक विश्लेषक का नहीं कमर चलने लेते देंगे, हो, वो दिखा रहा की हूँ। क्षमता नहीं है। एक- ये अब कर्नाटक का नाम तेलंगाना का लिया, उसमें हिमाचल भी जोड़ लीजिए। संजय जी, इनकी क्या गति बना दी हाँ, कर्नाटक के लोगों ने। दोनों बोलो। और ये मैंने कहा ना, डिबेट नहीं दोनों चलने देंगे। भाई हो। और राहुल अरे गांधी मैं कह रहा हूँ, संसद नहीं दोनों चलने भाई देंगे। हो। केवल इस आप राज से दोनों उतार उछलेंगे। आपका इसका कोई भला है, वो इंटरकनेक्शन करने है। वाले नहीं है। ठीक देश है। मैं की बता रहा हूँ चिंता नहीं, शशिकांत जी जनता की और चिंता विनय नहीं, तिवारी जी लोगों का से मतलब नहीं। इंटरकनेक्शन केवल है। ये जो है आप अपनी लोगों की डबली तारीफ अपना जुड़ी हुई है। आप क्यों बोल मैं रहे हैं सच सबके बोल रहा बीच हूँ। में? आप चलिए, शांत ठीक है। रहिए। चलिए, आप ठीक है, हमको बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं। सात की सात पंडित राज शर्मा जी, एक बार चलिए, वक्त कम है, सात वक्त की कम है, सात सीटें इजाजत जो हो रहा है है। दिल्ली और दिल्ली में और भारतीय भी लोगों जनता के पार्टी पास जा जीती सकते है। थे। क्या चलिए। केजरीवाल से कोई इस्तीफा मांग रहा है? आप लोगों ने कहा कि केजरीवाल का जो है जादू चला गया वहां पे। पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। चलिए चलिए, तो ठीक मुझे है। क्यों मैं किसी का आम प्रवक्ता आदमी बना रहे पार्टी की हैं? बात आखिर नहीं करूंगा। चर्चा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वक्त जाया हो गया इस विवाद में। जाहिर सी बात है विनय जी, पंडित राज शर्मा का चूंकि ये कहना था कि जो जनप्रतिनिधि है माननीय, उनका भी बयान कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो कमियां हैं उसको लेकर के आती हैं। चलिए ये मान लेते हैं, आप भी अपने जगह सही हो
कि वो अब पार्टी अगर की लाइन नहीं हो डॉक्टर सकती जेपी है। नड्डा से तुलना की जाए या फिर प्रधानमंत्री मोदी से बात की जाए या प्रदेश अध्यक्ष से बात की जाए तो उसके सामने विधायक वो हैसियत नहीं भी रखता है, ये भी सही है। चलिए वक्त यहीं तक हमें इजाज़त देता है फिलहाल। अभी हमें लगता है कि ये एपिसोड आगे भी जारी रहेगा क्योंकि सियासी घटनाक्रम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमें लगता है कि हर दिन इस तरह के सियासी घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक सियासी घमासान का दौर है और सत्तारूढ़ दल में जब कुछ सुगबुगाहट होती है तो निश्चित तौर पर विपक्षी दल उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है ऐसा ही इस मामले में भी होता दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर प्रदेश का कोई नेता या प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी इस तरह का कद्दावर नेता मिलता है तो ये मुलाकात सामान्य कही जाएगी। लेकिन जब हालात ये हो कि किसी अहम बैठक के बाद और वहाँ जिस तरह के माहौल देखने को मिला उसके बाद इस तरह के बैठकों का दौर शुरू होता है तो लगता है कि भीतर खाने में कुछ चल रहा है। ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार। पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ आज ही खरीदें अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री, शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 339-388-2172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहाँ पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता 70/59, फर्स्ट फ्लोर, मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211003। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी।
फोन नंबर 05248297631 8707381354 7912120078। मां चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे आईसीयू और एनआईसीयू ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आंख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, मां चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास भोली गांव, बख्शी का तालाब। अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध। करीमुल्ला खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, इस्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740 9219470312। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहाँ मिलती है आपको आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली, कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा। दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपकी स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441